हेलो स्टूडेंट्स। आज जो मैं आपको टॉपिक पढ़ाऊंगा चैप्टर 5 का वो है द डाइपोल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। यदि हम किसी डाइपोल को या फिर आप कह सकते हैं मैग्नेटिक बार मैग्नेट को आप किसी मैग्नेटिक फील्ड में रख देते हैं, तो मैग्नेटिक फील्ड में जब हमने उसे रखा तो एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में तो क्या होता है, ठीक है, उसके ऊपर क्या टॉर्क प्रोड्यूस होगा या फिर क्या होगा। अच्छा, हम इसको ऑलरेडी कंपेयर कर चुके हैं। जब हम किसी इलेक्ट्रिक डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो वहाँ पे फॉर्मूला टॉर्क प्रोड्यूस होता है। इसी तरह से अब देखिए यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइन से जो इस तरह से जा रही है, मतलब यहाँ पे नॉर्थ होगा और यहाँ पे क्या होगा, साउथ होगा। अब ये नॉर्थ इस वाले नॉर्थ को क्या करेगा, रिपेल करेगा, तो यहाँ पे फोर्स प्रोड्यूस हो जाएगा। और ये साउथ इसकी तरफ नॉर्थ की तरफ अट्रैक्ट होगा, जिसके कारण इसमें क्या प्रोड्यूस हो जाएगा, जिसके कारण इसमें टॉर्क प्रोड्यूस हो जाएगा। ठीक है, तो हम उसी से रिलेटेड इस टर्म में कुछ डिस्कस करेंगे। तो देखिए, एट एनी इंस्टेंट लेट द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज थीटा। मान लीजिए हमने माना कि एक किसी मोमेंट पे एक इंस्टेंट पे इसका जो डिस्प्लेसमेंट है कितना है, थीटा डिग्री। ठीक है, अच्छा, जब इसका डिस्प्लेसमेंट थीटा डिग्री है तो उस कंडीशन पे जो टॉर्क प्रोड्यूस होगा, अभी अभी मैंने बताया, क्योंकि एक फोर्स यहाँ पे लग रहा है और एक फोर्स यहाँ लग रहा है और दोनों फोर्सेस के बीच में एक ही लाइन पे नहीं है, अलग अलग लाइन पे है, तो इस कंडीशन पे यहाँ पे क्या प्रोड्यूस हो जाएगा, टॉर्क। और टॉर्क प्रोड्यूस हो जाएगा, वो हो जाएगा एम बी साइन थीटा। यहाँ पे एम तो शो कर रहा है मैग्नेटिक डाइपोल को, ठीक है, मैग्नेटिक मोमेंट कुछ भी बोल दीजिए, और बी जो है वो है मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड जो बी है वो मैग्नेटिक फील्ड है। तो यहाँ से हमने टॉर्क की वैल्यू निकाली एम बी साइन थीटा। अब मान लीजिए हम एक उसके लिए बात करें, एक छोटे से डी थीटा डिग्री एंगल के लिए, एक छोटे से डी थीटा एंगल के लिए। अब हमने मान लिया कि यदि मान लीजिए थीटा इज एंगल वेरी स्मॉल, यदि जो थीटा है वो क्या है, स्मॉल। ठीक है, तो ये जो टॉर्क हो जाएगा वो हो जाएगा आपका एम बी थीटा, क्योंकि आपको पता है साइन थीटा क्या हो जाएगा, थीटा के बराबर हो जाएगा। जब थीटा एंगल क्या है, बहुत ज्यादा छोटा है, तो साइन थीटा किसके बराबर हो जाएगा, थीटा के बराबर। तो यहाँ पे हो जाएगा एम बी थीटा। अच्छा, यहाँ पे हम एक माइनस साइन लगा देते हैं। उसका मतलब क्या होता है कि ये क्या होता है, अपोजिट डायरेक्शन में घूम रहा है। ये क्या हो रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में घूम रहा है। ठीक है, तो जो नेगेटिव साइन होता है वो रिस्टोरिंग फोर्स के लिए भी कह सकते हैं। ठीक है, अपने आप को वापस जो लाने के लिए जो फोर्स लग रहा है उसके लिए हम नेगेटिव साइन बोल सकते हैं। कि नेगेटिव साइन क्यों लगाया हमने, क्योंकि रिस्टोरिंग हो रहा है, अपनी पोजीशन पे दोबारा आने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, अब देखिए ये हो गया रिस्टोरिंग फोर्स का साइन एम बी थीटा। टॉर्क का फॉर्मूला आप सभी को समझ में आया, एम बी साइन थीटा से एम बी थीटा कैसे बन गया, क्योंकि हमने क्या मान लिया, साइन थीटा वो क्या है, थीटा के इक्वल है, क्योंकि वो क्या हमने मान लिया स्मॉल। और यहाँ पे माइनस साइन क्यों लगाया, क्योंकि यहाँ पे जो ये फोर्स लग रहा है, टॉर्क जो लग रहा है, उसको हम बोलेंगे रिस्टोरिंग फोर्स। ठीक है, रिस्टोरिंग फोर्स। अच्छा, यहाँ तक की बात आप सभी को क्लियर है। एक बात जो हमने 11th क्लास में सीखी थी 7th चैप्टर में, क्या कि जब भी कहीं टॉर्क प्रोड्यूस होता है तो टॉर्क प्रोड्यूस होने का फॉर्मूला होता है जब हम उसको एंगुलर वेलोसिटी से कंपेयर करते हैं। अच्छा, आप जानते हैं ना एफ इक्वल्स टू क्या होता है, एम ए, यहाँ पे एम तो होता है मास और ए होता है एक्सेलरेशन। यस स्टूडेंट्स, एफ इक्वल्स टू एम ए। अच्छा, अब आपको पता है जब हम रोटेशन में आते हैं तो रोटेशन में फोर्स तो किस में बदल जाता है, टॉर्क में, एम बदल जाता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया में, और ए बदल जाता है अल्फा में, एंगुलर एक्सेलरेशन में। दोबारा ध्यान दीजिए कि जब हम फोर्स का फॉर्मूला पढ़ते हैं, एम ए पढ़ते हैं, तो जो एफ होता है वो तो बदल जाता है टॉर्क में, एम बदल जाता है आई में, ए बदल जाता है अल्फा में। अब देखिए इससे ही मैं आगे सॉल्व करता हूँ। तो टॉर्क की जगह टू ए क्या होता है, आई अल्फा भी होता है। तो मैं इसको तो फर्स्ट इक्वेशन नेम दे देता हूँ और इसको मैंने नेम दे दिया आई अल्फा, क्योंकि हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं 7th चैप्टर में 11th क्लास में। ठीक है, तो टॉर्क की जगह टू क्या होता है, आई अल्फा भी होता है। अब दोनों, ये भी टॉर्क के बराबर है, ये भी टॉर्क के बराबर है, तो दोनों को मैंने क्या कर दिया, इक्वल कर दिया। ये स्टूडेंट, दोनों को मैंने क्या कर दिया, इक्वल कर दिया। अब इक्वल करने के बाद में मैं यहाँ से अल्फा जो है, देखिए यहाँ पे जो अल्फा है। अच्छा, अब एक बार थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, जब मैं एक्सेलरेशन की बात करता हूँ तो एक्सेलरेशन हमेशा होता क्या था, वेलोसिटी अपॉन टाइम। ठीक है, और v जो होता था वो क्या होता था, dx अपॉन dt। और यदि मैं इसी तरह से da निकालूं, एक्सेलरेशन निकालूं, तो वो मेरे पास निकल के आता था क्या, d स्क्वायर x अपॉन dt स्क्वायर।
यही निकल के आता था। और इसी के अंदर वेलोसिटी की बात करूं तो क्या निकल के आती थी, dx अपॉन dt, यही निकल के आती थी। जब मैं एक्सेलरेशन की बात करता था तो मेरे पास ये निकल के आता था सेकंड डेरिवेटिव ऑफ डिस्टेंस, और वेलोसिटी की बात करता था तो वो निकल के आता था फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ डिस्टेंस। लेकिन यहाँ पे हमें क्या निकालना है, अल्फा, जो कि क्या है, एंगुलर एक्सेलरेशन और एंगुलर, अच्छा यहाँ पे तो एक्सेलरेशन किसके कारण आ रहा था, डिस्टेंस x के कारण। और अब जब हम रोटेशन की बात करेंगे तो एक्सेलरेशन किसके कारण आएगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के कारण। यहाँ पे भी यहाँ पे तो आ रहा था स्ट्रेट डिस्प्लेसमेंट के कारण, और यहाँ पे जो एक्सेलरेशन आएगा वो किसके कारण आएगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के कारण। तो अल्फा को मैं क्या लिख सकता हूँ स्टूडेंट, डी स्क्वायर थीटा अपॉन डी टी स्क्वायर, डी स्क्वायर थीटा अपॉन डी टी स्क्वायर। यहाँ पे मैं किसकी वैल्यू रख सकता हूँ, अल्फा की जगह ये लिख सकता हूँ। बात समझ में आ गई क्यों रख सकता हूँ, क्योंकि मैं एक्सेलरेशन को ऐसे लिख सकता हूँ, तो मैं अल्फा को भी इस तरह से लिख सकता हूँ। तो I इजिकल्स टू अल्फा डी स्क्वायर थीटा डी टी स्क्वायर माइनस एम बी थीटा, ओके। और यहां से जब मैंने I डी स्क्वायर थीटा अपॉन डी टी स्क्वायर की वैल्यू निकाली तो आ गया माइनस का एम बी थीटा, ठीक है, डी स्क्वायर थीटा डी टी स्क्वायर माइनस एम बी थीटा, और ये आई कहाँ चला गया, अपॉन में चला गया, ठीक है। देखो मैंने क्या किया, टॉर्क इक्वल्स टू माइनस एम बी थीटा के इक्वल था और टॉर्क इक्वल्स टू आई अल्फा के भी इक्वल था। दोनों इक्वेशंस को मैंने बराबर कर दी। अल्फा की वैल्यू मैंने डी स्क्वायर थीटा अपॉन डी टी स्क्वायर पुट कर दी, और यहाँ से मैंने इक्वेशन निकाल ली। अच्छा स्टूडेंट, यहाँ पे एक बात जो ध्यान देने के लिए है वो ये है, इसको मैं रीच कर देता हूँ। देखिए यहाँ पर डी स्क्वायर थीटा अपॉन डी टी स्क्वायर जो आपका लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है माइनस एम बी थीटा अपॉन आई, ठीक है, यही लिखा हुआ है, ठीक है, डी स्क्वायर थीटा अपॉन डी टी स्क्वायर माइनस एम बी थीटा अपॉन आई। अच्छा बेटा, ये जो जब हम बात कर रहे हैं यहाँ पे एम बी आई जो है वो क्या फिल कर रहा है, एक कांस्टेंट है, ठीक है। अब इसको हम कंपेयर करते हैं, इसको इस इक्वेशन को मैंने 3 राइट कर लिया, इसी के साथ मैं 4th इक्वेशन कर रहा हूँ। अच्छा, आपने जब एसएचएम पढ़ा था, जब हमने एसएचएम पढ़ा था तो हमने पढ़ा था जो भी एक्सेलरेशन होता है ना, अच्छा एसएचएम होता क्या है, ऐसा सिंपल हार्मोनिक मोशन जो अपने मोशन को क्या कर रहा है सर्टेन टाइम पीरियड के बाद में रिपीट कर रहा है। तो उसमें रिपीट करने के लिए जैसे मान लीजिए झूले को हमने स्विंग कराया तो गया और फिर वापस क्या रहा है, अपनी पोजीशन पे आने की कोशिश कर रहा है, इसी को हम क्या बोलते हैं, एसएचएम, सिंपल हार्मोनिक मोशन। अच्छा, इसमें होता क्या है कि एक्सेलरेशन जो होता है वो प्रोपोर्शनल होता है किसके, रिस्टोरिंग फोर्स के, ठीक है, या फिर हम कह सकते हैं डिस्प्लेसमेंट के। एक्सेलरेशन जो होता है उसके इनवर्सली डिस्प्लेसमेंट के क्या होता है, प्रोपोर्शनल होता है। एसएचएम में हम ये कंडीशन पढ़ चुके हैं। तो एसएचएम में हमने एक बात पढ़ी थी क्या, कि डी स्क्वायर एक्स डी टी स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। ये कंडीशन हम किस में पढ़ के आ चुके हैं, ये कंडीशन हमने पढ़ चुकी है एसएचएम में, कि जो एक्सेलरेशन होता है ना वो उसके जो रिस्टोरिंग डिस्टेंस होती है उसके क्या होता है, प्रोपोर्शनल होता है। ये हम पढ़ चुके हैं। स्प्रिंग के अंदर भी हम इसको बहुत अच्छे से समझ सकते हैं, ठीक है। स्प्रिंग का जो कंसेप्ट होता है वो भी इसी में होता है। तो इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 को यदि हम कंपेयर करते हैं तो हमें पता चलता है क्या, ये भी क्या है, एक कौन सा मोशन हो रहा है, यहाँ पे भी एक मोशन हो रहा है, वो मोशन है आपका एसएचएम। यहाँ पे जो मोशन हो रहा है वो भी आपका एसएचएम है। तो हमने थीटा को एक्स से कंपेयर किया तो ये वाली चीज इस वाली चीज के इक्वल है, ये थीटा एक्स के इक्वल है, तो ये एम बी आई किसके इक्वल हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर के, ठीक है। एम बी आई किसके इक्वल हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर से। तो बाय इक्वेशन 3 एंड 4 ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल्स टू एम बी आई, और यहाँ से हम ओमेगा की वैल्यू निकालेंगे स्टूडेंट्स। तो ओमेगा की वैल्यू जो हम निकालेंगे वो निकल के आ जाएगी क्या, एम बी आई अंडर रूट, ठीक है। अच्छा, ये हमने निकाल ली। आपको पता है ओमेगा क्या होता है, यहाँ पे मैं लिखता हूँ। तो ओमेगा हमें पता है क्या होता है, 2 पाई अपॉन टी। तो यहाँ पे मैं ओमेगा की जगह 2 पाई अपॉन टी लिख देता हूँ, और एक इसके इक्वल हो गया अंडर रूट एम बी आई के
यहाँ से यदि मैं टी की वैल्यू निकालूं तो टी की वैल्यू क्या जाएगी, तो आप ये उल्टा कर दीजिए, आई अपॉन एम बी 1/2 पाई, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 पाई। ठीक है स्टूडेंट, तो ये हमारे पास किसकी वैल्यू निकल के आ गई, टाइम पीरियड की, कि ये ऑसिलेट तो कर रहा है, ठीक है, ऑसिलेट तो कर रहा है, लेकिन इसका टाइम पीरियड क्या है, 2 पाई अंडर रूट आई अपॉन एम बी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसका क्या निकल के आ गया, टाइम पीरियड निकल के आ गया। ठीक है, इसके और न्यूमेरिकल्स बनते हैं आपके, यहाँ से यदि टाइम पीरियड निकल के आ गया तो हम मैग्नेटिक फील्ड भी निकाल सकते हैं, दोनों तरफ स्क्वायर करके। तो मान लीजिए मैंने स्क्वायर कर दिया और ये डी वहाँ पे पहुँच गया, तो ये हो गया 4 पाई स्क्वायर आई अपॉन एम टी स्क्वायर। तो ये बेटा आपका क्या निकल के आ गया, इस इक्वेशन से मैग्नेटिक फील्ड निकल के आ गया। ठीक है, अब दोबारा मैं 1 मिनट आपको समरी कर देता हूँ कि मैंने किया क्या है। तो स्टूडेंट्स देखिए, ये एक मैग्नेटिक फील्ड था, इसमें एक डाइपोल मोमेंट रखा हुआ था। ठीक है, अब जैसे ही हमने क्या किया, मैग्नेटिक मोमेंट रखा हुआ था, जैसे ही यहाँ पे फील्ड प्रोड्यूस हुआ, तो यहाँ पे यदि हमने थीटा मान लिया बहुत छोटा सा, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, एम बी थीटा। ठीक है, हमने जब इसको एम बी थीटा रखा, तो यहाँ पे हमने क्या रखा कि जो टॉर्क प्रोड्यूस होता है, तो ये हो गया माइनस एम बी थीटा, क्योंकि रिस्टोरिंग फोर्स की हम बात कर रहे हैं, टॉर्क जो हम बात कर रहे हैं वो किसकी बात कर रहे हैं, रिस्टोरिंग फोर्स की। यहाँ से जो टॉर्क निकला वो निकल गया। अब जब भी हम एंगुलर की बात करते हैं, जब भी कोई चीज घूमती है, तो उसमें जो टॉर्क प्रोड्यूस होता है उसको हम आई अल्फा से भी लिखते हैं। क्या लिखते हैं, आई अल्फा से भी लिखते हैं। अब जब मैंने इसको आई अल्फा से लिखा, तो क्या हुआ कि आई अल्फा इक्वल टू मैंने किसके लिख दिया, माइनस एम बी थीटा के। ये वाला टॉर्क इस वाले टॉर्क की क्या होगा, इक्वल होगा, दोनों टॉर्क की, और एक ही मैग्नेटिक फील्ड में बन रहे हैं, तो हम इसको इसके इक्वल कर दिया। अल्फा जो होता है उसको यदि मैं कंपेयरिंग करूं, तो मैं उसको क्या लिख सकता हूं, डी स्क्वायर थीटा और डी स्क्वायर थीटा इक्वल अपॉन में डी टी स्क्वायर, ये मैं इसको अल्फा की जगह लिख सकता हूँ, इक्वल टू माइनस एम बी थीटा। ठीक है, अब मैंने क्या किया, अल्फा की जगह मैंने डी स्क्वायर थीटा अपॉन डी टी स्क्वायर लिख दिया। अब यहाँ से मैंने इसकी वैल्यू निकाल ली। अब मैंने जब इस वाली इक्वेशन को, इसी वाली इक्वेशन को लिखा है मैंने, इस वाली इक्वेशन को एसएचएम की इक्वेशन से जब कंपेयर करते हैं, तो हमें पता लगता है कि ये दोनों इक्वेशन तो सेम सी है, क्योंकि यहाँ पे थीटा है, यहाँ पे एक्स है, यहाँ पे थीटा है, यहाँ पे एक्स है। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे जो मोशन हो रहा है वो कैसा मोशन हो रहा है, ऑसिलेटिंग मोशन हो रहा है, एसएचएम हो रहा है। एसएचएम मतलब वो सिर्फ चेंज हो रहा है अपनी पोजीशन से, लेकिन वापस अपनी पोजीशन पे आ जाता है, चेंज होता है वापस अपनी पोजीशन पे आ जाता है। तो इन दोनों को हमसे ये पता चला है कि हाँ ये एसएचएम मोशन हो रहा है। और यहाँ से हमें क्या पता चल गई, इसकी फ्रीक्वेंसी पता चल गई, एंगुलर फ्रीक्वेंसी पता चल गई। और एंगुलर फ्रीक्वेंसी को जब हमने टाइम पीरियड के फॉर्मूले में चेंज किया, तो यहाँ से हमें टाइम पीरियड पता चल गया, और यहाँ से ही हमें क्या पता चल गया, मैग्नेटिक फील्ड पता चल गया। स्टूडेंट्स, तो आई थिंक ये बात आप सभी को क्लियर हुई होगी कि मैंने इसमें क्या किया है। ठीक है, चलो इसके बाद हम नेक्स्ट, इसी का ही एक टॉपिक है क्या, पोटेंशियल एनर्जी व्हेन ए मैग्नेटिक डाइपोल प्लेस्ड इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। देखिए इसे मैं रेज करूं, ठीक है, क्या निकालनी है आपको, पोटेंशियल एनर्जी व्हेन डाइपोल इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। अच्छा, तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या निकाल लेते हैं, हम यहाँ पे निकाल लेते हैं कि एट एन इंस्टेंट लेट द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, मान लीजिए वो डी थीटा डिस्प्लेस हो रहा है, तो यहाँ पे जो फोर्स बनेगा, जो वर्क करना पड़ेगा, मान लीजिए कोई भी चीज यदि थोड़ा सा शिफ्ट हो रही है, तो वहां पे किया गया वर्क ये क्या हो जाएगा, एनर्जी के रूप में जो हो जाएगा, सेव हो जाएगा। तो यहाँ पे जैसे मान लीजिए मैं रो और एरो की बात करता हूँ, तो जब हम उसको तीर को खींचते हैं, तो हम उसको जितना शिफ्ट करते हैं उतना वर्क पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर हो जाता है। तो इसी तरह से यहाँ पे हम लिख सकते हैं क्या, कि यहाँ पे हमें पता है कि जो वर्क होगा वो क्या होता है, फोर्स मल्टीप्लाई डिस्प्लेसमेंट, और हमें पता है कि यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हमें क्या पता है कि डी थीटा क्या हो रहा है, डिस्प्लेस हो रहा है। तो हम इसको कह सकते हैं वर्क इज इक्वल टू फोर्स कितना लग रहा है, टॉर्क के बराबर मल्टीप्लाई डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है, डी थीटा। क्या हम कह रहे हैं, डी थीटा शिफ्ट हो रहा है, तो ठीक है, तो किया गया वर्क,
तो वर्क इज इक्वल टू, ये तो हम किसकी बात करें, छोटे से की जब बात कर रहे हैं, ठीक है। तो हम इसका क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन, हम इसका क्या कर देंगे स्टूडेंट्स, इंटीग्रेशन टॉर्क डी थीटा। और जब हमने इसका इंटीग्रेशन किया तो हमें पता चला कि वर्क डन जो है, यदि हमें पूरा निकालना है तो हमने इसका इंटीग्रेशन कर दिया। टॉर्क की वैल्यू आपको पता है क्या आती है, एम बी साइन थीटा, तो मैंने टॉर्क की वैल्यू यहाँ पे पुट करी, एम बी साइन थीटा डी थीटा। ओके, अब मान लीजिए इसमें दो कंडीशन हम बना सकते हैं, क्या कि एक बार तो हम इसको इंटीग्रेशन कर दें थीटा 1 से थीटा 2 तक, ठीक है, और दूसरी बार हम केवल थीटा के लिए करें, ठीक है। तो मैं आपको अभी थीटा वाला केस पढ़ा रहा हूं, तो देखिए यदि हम इसे थीटा एंगल से डिस्प्लेस कर दें तो हम इसको बोलेंगे ओमेगा इज इक्वल टू, तो यहाँ से जब इस फॉर्मूले को निकाला जाएगा तो आ जाएगा माइनस कॉस थीटा, क्योंकि साइन थीटा डी थीटा का आंसर क्या होता है, माइनस कॉस थीटा। तो ये बात सभी को समझ में आई, क्या किया मैंने। और ये जो वर्क डन होगा ना बेटा, वो इंस्टॉल हो जाएगा किस फॉर्म में, पोटेंशियल एनर्जी में। किसमें स्टोर हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी में। किया गया वर्क डन किसके इक्वल्स हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर हो जाएगा। तो हमने क्या बोला कि माइनस एम बी कोस थीटा किसके इक्वल हो गया, पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल हो गया, ठीक है। माइनस एम बी कोस थीटा किसके इक्वल हो गया, पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि किया गया वर्क ही किसके रूप में स्टोर हो जाता है, पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर हो जाता है। तो बेटा ये पोटेंशियल एनर्जी बन गई आपकी। अब इसमें हम दो केस पढ़ सकते हैं, देखिए कैसा। पहला तो इसमें एक केस बनती है स्टेबल स्टेट, फर्स्ट स्टेट बनती है स्टेबल स्टेट, जब थीटा की वैल्यू क्या होगी, 0 डिग्री। तो जो पोटेंशियल जो टॉर्क हो जाएगा, टॉर्क का फार्मूला क्या होता है, एम बी साइन थीटा। तो एम बी साइन थीटा, तो साइन 0 का मीन क्या होता है, 0, तो टॉर्क तो हो जाएगा 0, ठीक है, जब स्टेबल स्टेट होगी। और वर्क डन या फिर आप पोटेंशियल एनर्जी कह लो, पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी आपकी, माइनस का एम बी कॉस थीटा होती है। तो कॉस 0 जब आप रखोगे तो ये हो जाएगा माइनस का एम बी। तो एक स्टेट तो ये बनी स्टेबल स्टेट, तो स्टेबल स्टेट तो ये बनी। अब एक स्टेट और बनती है, कौन सी, अनस्टेबल। तो अनस्टेबल स्टेट क्या बनती है, जब थीटा की वैल्यू क्या हो जाए, 90 डिग्री, तो वो सॉरी 180 डिग्री। देखिए एक स्टेट तो ये बनी कि बीबीसी डायरेक्शन में, और हमने मैग्नेटिक फील्ड को ऐसे रख दिया, तो ठीक है, उस कंडीशन को तो हमने बोला स्टेबल स्टेट। अब मैंने यदि मैग्नेटिक फील्ड को घुमा के रख दिया 180 डिग्री पे, तो उसे मैंने क्या बोला, अनस्टेबल स्टेट। तो थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया, 180 डिग्री, टॉर्क की वैल्यू में पुट करो एम बी साइन 180 डिग्री, और यहाँ से बेटा मैंने पोटेंशियल एनर्जी निकाल ली। ये तो क्या आ गई, 180 पुट किया तो 0, और जब मैंने पोटेंशियल एनर्जी निकाली तो cos 180 का जो वैल्यू होता है वो होता है -1, ठीक है, क्या होता है, -1। तो u की वैल्यू आ जाएगी एम बी कॉस 180, और यहाँ से u की वैल्यू आ जाएगी प्लस एम बी। तो देखो दो स्टेट्स पढ़नी थी, एक तो पढ़ी हमने स्टेबल स्टेट, और दूसरी हमने पढ़ी कौन सी स्टेट, अनस्टेबल स्टेट, ठीक है। अब मैं एक बार थोड़ा सा इस टॉपिक को समरी करा देता हूँ। मैंने आपको क्या बताया है फटाफट देखो, मैंने आपको बताया यदि किसी मोमेंट पे यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड आपको जो दिया हुआ है, पोटेंशियल एनर्जी व्हेन ए डाइपोल इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, यदि कोई भी डाइपोल यदि मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है तो किस तरह से क्या करेगा, मैग्नेटिक फील्ड कितनी पोटेंशियल एनर्जी बनाएगा। तो आपको पता है जो वर्क डन होगा हमारे पास वो होता है फोर्स मल्टीप्लाई डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पे जो फोर्स होगा वो हम छोटे से डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहे हैं, तो हम इसको इंटीग्रेशन लिखेंगे। तो टॉर्क मल्टीप्लाई डी थीटा लिखा, टॉर्क की वैल्यू मैंने पुट करी एम बी साइन थीटा, और जब इसका इंटीग्रेशन किया, जब केवल थीटा डिस्प्लेस हो रहा है, जब मैं किसकी बात कर रहा हूँ, थीटा डिस्प्लेस हो रहा है, तो मेरे पास ये निकल के आया वर्क डन माइनस एम बी कोस थीटा, और इसी को मैंने क्या कह दिया, पोटेंशियल एनर्जी कह दिया। इसके बाद मैंने दो स्टेट्स की बात करी, एक तो स्टेबल स्टेट और एक मैंने बात करी अनस्टेबल स्टेट। तो स्टेबल स्टेट मैंने क्या बोला, तो थीटा क्या होता है 0 डिग्री, तो टॉर्क की वैल्यू तो आ गई 0 डिग्री इस फॉर्मूले से, और पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू आ गई माइनस का एम बी इस फॉर्मूले से, ठीक है। इसी के साथ अनस्टेबल स्टेट क्या हो गई, जब थीटा इक्वल्स टू 180 डिग्री हो गया, तो टॉर्क की वैल्यू तो आ गई 0 डिग्री और पोटेंशियल एनर्जी आ गई प्लस एम बी। तो ये दोनों स्टेट्स में पढ़नी थी। अच्छा, इसी के साथ यदि मैं आपको बोलूं
कि हमें कितनी पोटेंशियल एनर्जी मतलब हमें रिक्वायर्ड है यदि हमें अनस्टेबल से स्टेबल स्टेट में जाना है। मतलब पोटेंशियल एनर्जी में कितना चेंज होगा जब अनस्टेबल से हमें कहाँ जाना है, स्टेबल में। तो आप इसको क्या लिखेंगे, U फाइनल माइनस U इनिशियल। तो U फाइनल कितनी है, हमें स्टेबल में जाना है तो स्टेबल की फाइनल कितनी है माइनस mv, और अनस्टेबल इनिशियल कितनी है प्लस mv, तो माइनस mv आ जाए, लिखेंगे इसको भी क्योंकि माइनस साइन है पहले से, प्लस mv जो कि माइनस का 2mv। तो जब हमें अनस्टेबल से स्टेबल जाना है तो कितना आ गया माइनस का 2mv। अच्छा ये तो बात तब थी जब हमने केवल थीटा डिस्प्लेस किया था, ठीक है। और यदि हम इसे थीटा 1 से थीटा 2 तक डिस्प्लेस कर दें तो फॉर्मूला क्या बनेगा, देखिए यदि हम इसे थीटा 1 से थीटा 2 तक डिस्प्लेस कर दें तो W mb माइनस कॉस थीटा, लिमिट लगा देंगे अब की बार थीटा 1 से थीटा 2 और इसको लिख देंगे माइनस mb कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1, और जब आप इस माइनस को अंदर लेके जाओगे तो ये आ जाएगा mb कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2। तो बेटा ये भी एक इम्पॉर्टेंट फार्मूला निकल के आता है जिसपे न्यूमेरिकल्स आते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। तो देखिए मैंने आपको क्या समझाया, आज मैंने आपको समझाया कि कोई भी डाइपोल यदि मैग्नेटिक फील्ड में रखा होता है तो किस तरह से ऑसिलेटरी मोशन करता है, ठीक है। सेकंड मैंने आपको बताया कि कोई भी यदि डाइपोल मोमेंट किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में तो उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है। दोनों टॉपिक्स हैं। यदि आपको टॉपिक में थोड़ी सी भी कंफ्यूजन होता है तो आप वीडियो को 1 या 2 बार जरूर देखें तो आपका टॉपिक बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। मैं जो नोट्स आपको भेजता हूँ वो आप अपनी फेयर नोटबुक में लिखें। और सभी स्टूडेंट्स प्लीज़ पढ़ाई करें, फिजिक्स बस पढ़ाई मांगती है, ठीक है। फिजिक्स आप कम से कम 1.5 आवर जरूर स्टडी करें। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।